अच्छा जी। मई जून 2018 और वेरिएंट 23 की मैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे। Candidate should be encouraged to recall definition in precise detail. The omission of the keyword may prevent credit from being awarded. ये मैं तुम लोग को बहुत दफा बता चुका हूँ कि भाई डेफिनेशन याद कर लो. A command word used in the question should be carefully understood, considered. Glossary of the command word in provided in the syllabus है, ये वो syllabus में आपको मिल जाएंगे सारे command word की जो है ना चीजें. When candidates are asked to state and explain, it is essential that an explanation is included in the answer as well as the final statement. Here, candidates should be made aware that prematurely rounding off any intermediate answer in the middle of the numerical calculation can lead to an inaccurate final answer. तो ये भी तुम लोग के जो है ना पिछले पेपरों में ये भी जो है ना उसके बड़े रोने गाने इस तरह के चलते रहे कि पहले जो है ना ड्यूरिंग द कैलकुलेशन अपनी राउंडिंग ऑफ नहीं करना बल्कि फाइनल आंसर में करना. So in numerical calculation, it is important that the candidate always explicitly state the subject of any equation. If an equation is rearranged, the new subject should be stated. Okay. सही आ जाओ. तो पहला क्वेश्चन जो है ओके अनसर्टेनिटी का. तो अनसर्टेनिटी का जो क्वेश्चन है वो अब्दुल्ला करवाएगा, दूसरे वाले अब्दुल्ला ने. यस अब्दुल्ला जरा प्लीज रीड करना क्वेश्चन, थोड़ी जोर से पढ़ लेना ताकि मुझे भी आवाज आए. An analog voltmeter is used to take measurements of a constant potential difference across a resistor. For these measurements, describe one example of a systematic error. So, zero error होगा. परफेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जीरो. The pin से describe करना है ना. फॉर दी डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल. डिस्क्राइब क्या बोलोगे, डिस्क्राइब में क्या बोलोगे? So जो voltmeter की जो reading है, it shows a reading when no voltage is being measured. सही है, चलो ये कह रहे थे विदाउट पावर सप्लाई, राइट. ओके आगे आ जी जाओ. सर. Random error. इसका सर human error example है. ह्यूमन एरर. ओके और ह्यूमन एरर की क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? सर ये दूंगा कि रीडिंग वोल्ट मीटर वो आईज के सामने बिल्कुल नहीं रखा, वो जो 90 डिग्रीज का होता है. ओके तो रैंडम एरर के अंदर तो वो फिर पैरेलक्स एरर हो जाएगा. सही है, ह्यूमन चलो पैरेलक्स एरर देते हैं. पैरेलक्स एरर. सही है. और क्या मतलब कि एनालॉग वोल्टमीटर है ना, तो व्यूइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, राइट. चलो आगे आ जाओ. The potential difference across a resistor is measured 5 volts. The resistor is labeled as having a resistance of 125. Calculate the power dissipated. हम्म. क्या P फॉर्मूला? is equal to P is equal to V square over R. वी स्क्वायर हो रहा है. अच्छा इसके अलावा कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं सोच रहे आप? नहीं सर. अबे क्या वजह क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि उसने वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखी है, राइट, ऐसे ही ना? जी सर. परफेक्ट. सो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 125. सही. 5 का स्क्वायर इज 25. 125 कर दोगे तो 1 5 0.2 आ जाएगा. 0.20. ओके आगे आ जाओ. Calculate the percentage uncertainty in the calculated power. हम्म. कैसे निकालोगे? बताना है पहले पहले तरीका. हाँ. वोल्टेज की हम्म. पहले वोल्टेज की अनसर्टेनिटी ढूंढेंगे, परसेंटेज, फिर दोनों को ऐड कर देंगे. अच्छा तो आप कह रहे हो कि वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब है 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ऐसा बोल रहे हो? यस सर.
ये तो वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। फिर आप क्या बोल रहे हो कि क्या ऐड करेंगे? पावर की नो रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे, किसके लेकिन साथ? जो वोल्टेज वोल्टेज की अनसर्टेनिटी है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब है? जैसे वी स्क्वायर है ना। अच्छा ऐसा है। तो आप ये कह रहे हो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो पावर के अंदर होने वाली है वो 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, क्योंकि 2 दफा वोल्टेज है, और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, ऐसा बोल लो। जी सर। ओके, बेहतरीन बोल रहे हो। तो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0.5, तो ये 110 टू 2%, 4 और जी सर, 7% टोटल। आ जाएगा। जी सर। 7%, ओके। आगे आ जाओ। Determine the value of the power with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. हम्म क्या फॉर्मूला लगाओगे पावर के एब्सोल्यूट पावर का, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का पावर? Sir, uh, 7 x over 0.2 परसेंटेज, times of. ओए बताएगा, ये खुद ही करता है। Percentage uncertainty in power is the absolute power divided by the power that we calculated into 100। समझ गया? नहीं समझा? समझ गया। ओके, परफेक्ट। सही है। सो सिंस वी हैव 7% ऑफ अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय 100 इंटू पावर हमारे पास आ रही है 0.2, तो इज इक्वल टू डेल्टा पी। कितना भाई? सर 0.014 है। 0.014 है, सही है। अच्छा, आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कितने एसएफ के अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितने एसएफ के अंदर होती है? एक वन सिग्निफिकेंट फिगर। 1 एसएफ के अंदर होती है, सही है। तो इसका मतलब है कि आपने लिख दिया 0.01, ओके। अच्छा, तो अब इसके अंदर कितने डीपी आ रहे हैं, डेसिमल प्लेस कितने आ टू रहे हैं? डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेस के अंदर आपकी पावर की वैल्यू होनी चाहिए, राइट? समझ गया? बेहतरीन हो गया। चेक कर लेते हैं। ये तो आई थिंक आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज करने को कुछ है नहीं। आगे कंफ्यूज करूंगा। 0.2 आ रहा है, सही आ रहा है। 7%, 0.14, एंड ओके ओके ओके। तो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में वही बोलेगा कि तुमसे, अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू गिव एन appropriate example of the systematic error. Usually this was the voltmeter having a zero error, but a significant number of candidates also referred to the voltmeter having an incorrect calibration scale. Okay. Many answers were too vague, such as not recording the right reading or human error. अच्छा, human error मत दे देना itself. So, अगर सिर्फ ह्यूमन एरर दे दोगे तो चमकता होगा। द मोस्ट कॉमन करेक्ट आंसर वाज रीडिंग द स्केल फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, सही है। तो पैरेलेक्स एरर जो हम बोल रहे हैं ना, ह्यूमन एरर के अंदर जो पैरेलेक्स एरर है, ह्यूमन रिएक्शन एरर आप कह सकते हो, लेकिन वो उसके अंदर नहीं होगा, राइट? ह्यूमन रिएक्शन अलग चीज होती है, ह्यूमन एरर अलग होता है। रिएक्शन जब होता है जब हम साइमल्टेनियसली कोई काम कर रहे होते हैं, राइट? पावर डेसिपेटेड सही निकाल लिए। अच्छा, मोस्ट कैंडिडेट फाउंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फ्रॉम द पावर, ओके ओके ओके। कॉमन एरर वाज टू फॉरगेट डबल द परसेंटेज, ओके। अब्दुल्ला भाई तो नहीं बोले। The value of this absolute uncertainty was usually calculated correctly. However, some candidates wrote down the final answer with an inappropriate number of significant figures. Inappropriate लिखोगे तो वो एक नंबर तुम्हारा कट जाएगा, right? अच्छा जनाब, चलो ये क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है। ये कासिम से करवाते हैं। कासिम, फिर आ जाओ प्लीज, ये क्वेश्चन तो मदद करवाओ। Yes. State what is meant by work done. So work done is a force and displacement in the direction of force. अरे क्या बात है यार। और अच्छा, हम कह देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, और अच्छा लिखते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट कह दो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। परफेक्ट। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ।
A diver releases a solid sphere of radius 16 centimeters from the seabed. The sphere moves vertically upwards towards the surface of the sea. The weight of the sphere is 20 Newton. The upthrust acting on the sphere is 170 Newton. The upthrust remains constant as the sphere moves upwards. Calculate the density of the material of the sphere. सर तो पहले हम इसका प्रेशर निकाल लेंगे और फिर उसको प्रेशर रो जी एच फॉर्मूला में पुट कर लेंगे अच्छा, तो इससे तो डेंसिटी आप ऐसा निकालेंगे। सोच रहे हो, सही है। अच्छा, अगर मेरे पास, मैंने यहाँ से वो किया, मटेरियल को मैंने रिलीज कर दिया, सही है। लेट्स से कि भाई मेरे पास ये मेटल स्फीयर था, सही है। तो मेटल स्फीयर जो ऊपर जा रहा होगा वो अपथर्स की वजह से जा रहा होगा, राइट। और जी जो उसका वेट लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा, सही है। 20 न्यूटन का वेट है, ऑब्वियस सी बात है। अपथर्स छोटा, अपथर्स बड़ा होगा, वेट छोटा होगा, तभी ऊपर जाएगा। अच्छा जी, चलो ये हो गया। और क्या चीज़ है? अपथर्स इतना दे रही, ओके। अच्छा, अब आप क्या बोलो, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो आप? सर इसका अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन स्फीयर 170 होगा तो फिर उससे हम उसका फोर्स निकाल लेंगे वो 150 हो जाएगा। P इज ओके, इक्वल्स टू F ओवर A कर लेंगे और से एरिया निकलेगा प्रेशर निकलेगा और फिर P इज इक्वल्स टू रो जी एच में पुट कर लेंगे। 2 नंबर दे रहे हो तुम, इतने लंबी क्यों बोल रहे हो? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ना। सो डेंसिटी अगर हम डायरेक्ट करें, रो जी एच, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इससे नहीं आ सकता क्या? देखो उसने हमें वेट दिया भाई, द वेट ऑफ ऐसे भी द स्फीयर। तो हम यहाँ से मास निकाल लेते। तो mg 20 डिवाइड बाई 9.81, ये हमारे पास आ गया मास, सही है। अच्छा, जो फॉर्मूला आप बता, नहीं उससे भी आ जाएगा लेकिन उससे बहुत लंबा हो के आएगा। सो ये आ गया, सही, 20। और a diver release a solid sphere। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? 4/3 इसका पाई 4 बाई 3, 3 है ना। एरिया एक्चुअली तो 4/3 पाई, आर आपके पास है रेडियस 16, तो 0.16। तो जरा निकालो कितना वॉल्यूम, कितना बन रहा है, मास कितना बन रहा है। मास को मास की जगह पे रख दो, वॉल्यूम को वॉल्यूम की जगह पे रख दो, डेंसिटी बता दो। सर वॉल्यूम 0.67 आ रहा है। वॉल्यूम 0.67 आ रहा है, और मास 2.04। 2.04, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना, आप जो राउंडिंग ऑफ कर रहे हो ना, वो ना करना, सही है ना, समझ रहे? 2.0, ये मेरे पास आ रहा है 2.0387, 2.0387, सही है। यहाँ तक ले लो। और जो वॉल्यूम यार, अच्छा ये क्यूब है इसका, तो 4/3। देखो यूजुअली ना आंसर आंसर इस्तेमाल कर लिया करो। पाई इंटू आर एफ इज 0.16 का क्यूब, सही है। तो 0.0175, 0.01715, सही है। तो 2.0387 डिवाइडेड बाय आंसर, सही है। तो 118.824, मतलब 120। समझ गया भाई? जी ओके, आगे आ जाओ। briefly explain the origin of the upthrust acting on the sphere। रट्टे वाला क्वेश्चन होता है ये, नहीं पता। देखो, हम इसमें लिखते हैं सेंटर से कि, हो सॉरी, दोबारा दोबारा कुछ बताओ। नहीं। अबे बोल ले यार, कोई टेंशन नहीं है, गाली नहीं देना ना बस, बाकी कुछ भी बोल रहे। सेंटर से होगा मैं कह रहा हूँ सेंटर से? ओरिजिन ना। ओरिजिन? नहीं नहीं, द ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट, मतलब बोलना चाह रहे हैं ये कि कहाँ से अपथ्रस्ट जनरेट, कहाँ से हो रहा है, सही है। तो अपथ्रस्ट बेसिकली प्रेशर डिफरेंस से होता है। यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर होगा ना, मतलब आपके पास इधर जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, इधर जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, और इन दो के प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपथ्रस्ट जनरेट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, सही है। ड्यू टू द, अच्छा ये जो है गोल है, तो ये स्फीयर है आपके पास, सही है। तो ड्यू टू द
difference in the pressure at the top and the bottom of sphere. सही है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, जहां पे भी वो पूछेगा कि स्फीयर में कहीं पे भी अपतरस कहाँ से आ रहा है, तो अपतरस की जो मेन रीजन होता है वो आपके पास ही होता है कि ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ओके, आ गया था भाई। Calculate the acceleration of the sphere as it is released from rest. हम्म। इसमें इक्वेशन यूज करेंगे कोई? कौन सी? तो yes, वही ना, वही तो कर वो दो स्वेट वाली मत यूज कर रहे ना ब्रो। सर, टाइम गिवन है नहीं? टाइम नहीं गिवन ना ब्रो। ब्रो फोर्स दे रखी है ना, तो फोर्स की इक्वेशन से सोचो ना यार। नहीं, अगर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से सोचोगे तो काइनेमेटिक की F is इक्वेशन तो equals यहाँ to पे नहीं लगेगी ma, ना। ओके F is आप, equals to ma अगर इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा ओके, तो एफ कौन से ने? सर F इसमें हम्म। ये एक ए बी एफ दिया हुआ है, एक ए बी फोर्स दी हुई है। इसका सर रेस्ट 150 होगा शायद। क्यों 150 क्यों? 170 क्यों यूज कर रहे या 20 क्यों यूज कर रहे? 170 minus 20। हैं, रिजल्टेंट तुमने निकाल लिया। बहुत होशियार यार, बहुत सही कर रहे हो। सही, क्योंकि आपने रिजल्टेंट ही निकालना है। सही है। इज इक्वल्स टू, अच्छा यस। मास क्या ले लोगे? मास आपके पास है 20/9.81, और ये आ जाएगा ए। सही हो गया। जरा निकाल दो कितना बनता है। देखो ये प्लीज याद रखना, ये जो तुम ये लगाते हो एफ इक्वल्स टू एम है, उसके अंदर प्लीज याद रखना कि जो फोर्स होती है रिजल्टेंट फोर्स होती है, ये कोई भी फोर्स नहीं हो सकती, कोई रैंडम फोर्स नहीं हो सकती। अगर सिस्टम के अंदर दो फोर्स दी हुई है तो उनको, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐड करोगे अगर सेम डायरेक्शन में, तो और फिर जो भी उनका फाइनल आंसर बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो आपने यहाँ पे यूज करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट जनाब? तो कितना है भाई? 73.6। सॉरी 273? नहीं 73.6। तो 74 ले लेते हैं। ओके डन हो गया, आ गया जो। सर एक क्वेश्चन दो। बोलिए। सर ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ थ्रस्ट में हम ये लिख सकते हैं कि जो वेट डिस्प्लेस वो लिक्विड का उसकी वजह से। हाँ सही है, वो भी लिख सकते हो, सही है सर। क्योंकि उस वेट डिस्प्लेस की वजह से ही प्रेशर आपका अप और डाउन पे लग रहा होता है। सही है। चलो आगे आ जाओ भाई। The viscous the viscous drag force acting on the sphere is given by d is equals to kr square v square, where r is the radius of the sphere and v is its speed. The constant k is equal to 810 kilogram per meter cube. Determine the constant terminal speed reached by the sphere. तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ देखो डायरेक्ट। 3 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे के काम कर रहा है, 3 नंबर दे रहा है, तो वो जो है ना, वो तो बिल्कुल जो है ना, वो नहा धो के नंबर देगा, वो ऐसे नहीं देगा, बिल्कुल कंजूस फुप्पो की तरह नंबर देगा वो, समझ रहे हो? तो इसका स्पीड अगर हम उससे निकाले 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से। हैं ब्रो, काइनेमेटिक्स से पीछे क्यों बड़े हो? डिस्टेंस कहाँ से लाओगे? डिस्टेंस दे ही नहीं रखा उसने। 2a s, में क्या रखोगे? और v² - u², टर्मिनल वेलोसिटी के लिए बोल रहा है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, देखो उसने फोर्सेस दे रखे हैं तुम्हें, और टर्मिनल वेलोसिटी बोल रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है फोर्सेस क्या हो जाएंगी सारी? जीरो। सही है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। सही है। सो एफ रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू जीरो। सही है, सिंस द स्फीयर इज मूविंग अपवर्ड। सही है, सो अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा। सही है, वेट नीचे लग रहा होगा, कंबाइन विद अ रेजिस्टिव फोर्स। सही है, ड्रैग जो कि मिलके अब थ्रस्ट की इक्वल हो रही होगी। ऐसे ही होगा, ये फिजिक्स लगा रहे हो? यस। जी। सही है। सो तुमने कहा कि अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट प्लस ड्रैग जब हो जाएगा, तो वो तुम्हारे पास जो है ना स्पीड को जीरो कर देगा। सही है, अब यहाँ से तुमने ड्रैग निकालना है। सही है, सो अब थ्रस्ट तुम्हें दे रखा है 170, वेट तुम्हारे पास आ रहा है 20, एक इसके बराबर हो गया ड्रैग के, ड्रैग तुम्हारे पास आ गया 150। सही है। चलो जनाब,
अच्छा जी, अब ड्रैग आ गया 150, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। के तुम्हें दे रखा है 810 एंड आर तुम्हें दे रखा है 16 कितना 16 सेंटीमीटर, 0.16 आ गया रेडियस, सही है। एंड वी इज स्क्वायर्ड। भाई समझा ना? जी कितना बन रहा है? सर 2.7। 2.7 जनाब। ओके परफेक्ट, बन गया। आगे आ जाओ। This driver releases a different sphere that moves with a constant speed of 6.30 meter per second directly toward the stationary ship. The sphere emits sound of frequency 4850 Hz. The ship detects sound of frequency 4870 Hz as the sphere moves towards it. Determine to three significant figures the speed of sound in. तो v इक्वल टू एफ लैम्बडा लगा लेंगे। वी है, वी इक्वल्स टू नहीं एफ सर, लैम्डा कैसे लगाओगे? नहीं उसमें तो एफ है ही नहीं, लैम्बडा है ही ये किसी एक पर्टिकुलर चीज का क्वेश्चन है, याद करोगे? यस। नहीं। सर नहीं। अरे डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है बे। देखो ना, the diver release a different sphere that move with a constant speed of this directly toward the stationary ship. The sphere emit the sound of the frequency this. The ship detect this sound of the frequency this, right? So इसने कहा कि toward the stationary ship, सही है। तो toward the stationary ship के लिए F नॉट इज इक्वल्स टू V over V, toward है तो इसका मतलब माइनस आ जाएगा, V of source times F। गेटिंग? जी सर। सही है। सो 470 की फ्रीक्वेंसी, 4870 की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई, डिवाइडेड बाय 4850 की उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, राइट। और स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज अननोन, अच्छा साउंड इन द वाटर इज अननोन, एंड वी माइनस 6.3। जरा कर लो, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपके पास 4870 इंटू वी माइनस 6.3, राइट, इज इक्वल टू 4850 टाइम्स वी, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4870 V माइनस 4870 इंटू 6.3 इज इक्वल टू 6850 V, सही है। 4870 V माइनस 4850V इज इक्वल टू 4870 इंटू 6.3, सही है। तो ये 4870 ये हो जाएगा 20V इज इक्वल टू दैट मच। तो 4870 इंटू, अबे तुम लोग निकाल नहीं रहे हो फिर कम वक्त, तो मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहे हो। 1500 आ 130। रही है। हैं 1000 आ रही है, चलो सही है। 1000, हाँ 500 rounded up to 2SF. 1000, 1500। अबे तो 1100 बोलो ना, ये तो 3 है तो हो जाएगा। फिर 1500 की आ रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी। अच्छा ओके, ओ डन डन डन, ओके डन। 120, 74, 2.7, 1530, ओके सही है। बड़ी लंबी लंबी खींची हुई है इन्होंने, पढ़ लेते हैं।
A work done was often stated as being the product of force and displacement. This statement is incomplete because it does not make it clear the displacement in the direction of force. कासिम भाई ने बिल्कुल सही बताया था. A moment is also the product of force and the displacement, but उसमें force और displacement perpendicular होते हैं. So the calculation of the density of the material is generally well done, although small number of candidates were unable to recall the formula of the volume of the space. So ये चीज में जो है ना तुम्हें confuse करेगा. A small number of candidates appreciated that the origin of the upthrust acting on the sphere is that the pressure on its lower surface is greater on than its upper surface. A common misconception is that the upthrust is caused by the density of the water being greater than the density of the upthrust. Okay. The majority of the answer correctly used the resultant force of the sphere to calculate its acceleration. A minority did not take into account the weight of the sphere and so incorrectly assumed that the resulting force is equal to upthrust, right? वो गलत हो जाएगा. F equals to m में लगाओगे और F के अंदर 170 रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, right? Most candidates knew the sphere only moved with a constant speed when the resultant force acting on it is zero. सही है. ये वाला part थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकता है. The knowledge enabled the drag force and hence the speed of their sphere to be calculated. The most common mistake was ignore the weight of the sphere and so wrongly assume that the drag of the drag force was equal to upthrust. So yeah. Most candidates attempt to use the Doppler's effect equation as stated on the formula sheet. This question was applied correctly. Okay, so yeah. It's stated into either 2SF or either 2 or 4 significant figure. तो ये हमने 2SF के अंदर देना है. एक मिनट. उसने 3SF बोल रखा है. अब्दुल्ला देख रहा है? उसने 3SF बोल रखा है, तो 2 से काम नहीं चलेगा. ये हो जाएगा. सही हो गया. अब यहाँ पे वो एक नंबर काटेगा एसएफ का अगर आपने नहीं लिखा तो, समझ लो. चलो परफेक्ट हो गया. ये क्वेश्चन ना राबिया नहीं करना है जनाब. राबिया सर प्लीज रीड करना. A ball is thrown vertically upwards towards the ceiling and then rebounds as illustrated in figure 3.1. The ball is thrown with a speed 9.6 meters per second and takes a time of 0.37 seconds to reach the ceiling. The ball is then in contact with the ceiling for a further time of 0.085 seconds until leaving it with the speed of 3.8 meters per second. The mass of the ball is 0.056 kilogram. Assume that air resistance is negligible. Show that the ball reaches the ceiling with a speed of 6.0 meters per second. ओके. क्या लगा दें? काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स लग रहे हैं ना, है ना. एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल क्या रखा है तो काइनेमेटिक्स आ जाएगा, है ना. ओके. Air force during minus 0 तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या ले लोगे? 9.6, है ना. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या लें? 9.81. है नॉट विद द नेगेटिव साइन. एंड और क्या टाइम हमारे पास है? 0.37. सही है. एंड फाइनल स्पीड हमें निकालनी है. तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी इस्तेमाल कर लेते हैं. सही है. तो एक्सेलरेशन है -9.81 टाइम्स टी हमारे पास है 0.37 इज इक्वल टू v हमारे पास है 9.6 माइनस यू. सही है. जरा निकाल दो u की वैल्यू कितनी आ रही है. ये तो 6 से भी ज्यादा हो जाएगा ऐसे लग रहा है मुझे. नहीं, ये कम हो रहा है. नहीं नहीं 6 हो जाएगा. 6 are 5.97. 5.97. परफेक्ट. समझ में आया ना. जी सर. ओके आगे आ जाओ. Calculate the height of the ceiling above the point from which the ball was thrown. ये अंग्रेजी जो है ना इन्होंने अजीब सी लिखी है. समझाओगे कि अंग्रेजी का क्या मतलब है इसका? मतलब calculate the height of the ceiling above the point from which the ball is thrown. अगर बॉल यहाँ से फेंकी गई है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहे हैं, ऐसे ही ना. अंग्रेजी ऐसी ही कह रही है. परफेक्ट. क्या लगा दें, क्या फॉर्मूला? S is equals to UT plus half AT square.
है? minus of it is. अबे वो प्लस होता है, माइनस वीटी में होता है वो तो। चलो ओके, एक्सेलरेशन की वजह से आप कह रहे हो, ओके ओके सही है। यार उससे आसान वाला लगा लेते हैं ना, तो उससे चलो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये ना लगा लें? वैसे वैसे अब आपको चारों चीजें पता है, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकती हो, कोई भी इक्वेशन, राइट? सो आपने बोला है जो आप बोले वो इस्तेमाल करते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? तो एस हमारे पास, यू हमारे पास आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी 9.6, सही है। टाइम हमारे पास है 0.37, सही है। प्लस 1/2, 9.81 माइनस में लगा देना, सही है। और 0.37, चलो निकाल दो कितना आ रहा है स्क्वायर। आह, 2.9. 2.9, ओके परफेक्ट आ गया। अच्छा आगे चलो प्लीज। Calculate the increase in gravitational potential energy of the ball for its movement from its initial position to the ceiling. ओके It's mg delta h. अच्छा जी, सो आप कह रही हो एम जी डेल्टा एच, परफेक्ट। सही है। मास उसने दे रखा था 0.15 से, कितना था? 0.056, ओके सही है जी। आपने ले ली 9.81 और हाइट आपके पास 2.8। ये तो बहुत फालतू पेपर है यार। 1.59. सो 1.6, ओके आगे आओ। Calculate the decrease in kinetic energy of the ball while it is contact with the ceiling. ओके क्या करेंगे इसमें? Kinetic energy का formula is half है mv square ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। minus the ओए 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 ओए, वो डिक्रीज बोल रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट? yes अच्छा अब क्या करें? हाफ एम, एम तो कॉमन है, कांस्टेंट है वो। वी क्या लें, यू क्या लें? v इसमें कंफ्यूज करेंगे ना, हाँ। तीन वेलोसिटी हमारे पास है, एक ये है, एक जस्ट बिफोर हिटिंग वो हमारे पास है 6, और ये हमारे पास है 3.8। ये तीन में से कोई दो इस्तेमाल होंगी। आज जो कौन सी दो इस्तेमाल करें ये आपने बताना है जनाब। अच्छा क्या क्वेश्चन क्या देख रहे हैं वो भी कह रहे? बॉल वाइल इट इज इन कांटेक्ट विद द सीलिंग, ओके यस राबिया। so initial 9.6 and your final इनिशियल 3.8. फाइनल 3.8। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे टाइम यानी 9.6 की जब वेलोसिटी, तो क्या बॉल इन कांटेक्ट थी? No. नहीं ना। तो इसका मतलब है 9.6 से लेकर, मतलब जो ये वाली वेलोसिटी यहाँ तक तो बॉल कांटेक्ट में थी ही नहीं, तो इसका मतलब वो गलत नहीं हो जाएगा, है ना? तो फिर 6 ले लेते हैं, क्या बोलती हो? जी तो बोलो यार, ओके सो 3.8 का स्क्वायर। अच्छा वैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल जब आपने किया होगा तो आपके पास आया होगा मतलब वो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद जो है 3.8 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो है वो वाला स्क्वायर 6 का स्क्वायर। लेकिन चूंकि डिक्रीज क्या रहा है तो इस वजह से नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए मैंने इस तरह से कर दिया। ओके आगे आ जाओ। कितना कितना आ रहा 0.6. है? 0.6 ओनली? 0.6036. अरे अरे अरे, बस बस सही सही सही, ओके 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यार मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। क्या क्या नहीं समझ में आया भाई?
सर ये 6 वाला हिस्सा नहीं समझ आया, 6 अच्छा में से ले ली। 3.8 आ गया। ओके फाइनल है। है ना। देखो वो अंग्रेजी में थोड़ी ना कंफ्यूज कर रहा है। तुमसे बोला है कि द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हाइल इट इज इन कांटेक्ट विद द सीलिंग। अब देखो जब बॉल ना ऊपर जा रही होगी यहाँ से जब बॉल ऊपर जा रही होगी यहाँ तक, सही है, अभी उसने कांटेक्ट नहीं किया, मान लो 6 से पहले पहले उसने कांटेक्ट नहीं किया, सही है। सो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होगा, राइट। लेकिन वो डिक्रीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिस पॉइंट पे बॉल हिट कर रही है उस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जब बॉल लीव कर रही है विद सम वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी चेंज, मतलब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी, तो वो ड्यूरिंग द कोलिजन वाला काम निकाल दो। सही है। सो ड्यूरिंग द कोलिजन मतलब बिफोर द कोलिजन की कोई वेलोसिटी होगी और आफ्टर द कोलिजन कोई वेलोसिटी होगी। सो बिफोर द कोलिजन हमने 6 ले ली, आफ्टर द कोलिजन 3.8 ले ली। समझ गया भाई। सर 6 क्यों ली? अबे इतनी लंबी की तो अच्छा तुम्हारे ख्याल में क्या लेनी चाहिए थी? 9.6। नहीं सर, क्योंकि कोलिजन के इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोलिजन। ओके वो बोल रहे देखो कॉन्ट्रैक्ट वाई, देखो उसने कहा डिक्रीज डिक्रीज निकालना है ना, तो डिक्रीज का मतलब चेंज लेना है ना हमें। हमें कोई ना कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, कोई ना कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, राइट। और हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एक वेलोसिटी से काम नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर हम सिर्फ 3.8 का स्क्वायर लें तो उससे तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। बट दैट नॉट शो द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज के लिए हमें कोई कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी, उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझा भाई। अब चूंकि जी उसने सर। बोला कि कांटेक्ट कांटेक्ट की कहानी है यानी कोलिजन की कहानी है, सो कोलिजन से पहले वाली यानी जस्ट बिफोर द कांटेक्ट जो कि 6 थी, एंड जस्ट आफ्टर द कांटेक्ट जो कि 3.8 थी, हमने उन दोनों पे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, इस पे काइनेटिक एनर्जी निकाली, इस पे काइनेटिक एनर्जी निकाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई भेजे शरीफ में बात आई, दोबारा बताऊं। जी सर, आगे। आ गई है, ओके। चलो बेहतरीन हो गया, आगे आ जाओ ब्रो। State how Newton's third law applies to the collision between the ball and the ceiling. ओके अच्छा ये बहुत रट्टे वाला क्वेश्चन है, आना चाहिए, क्या बताओगी इसमें जनाब। So जो बॉल की जो फोर्स है हाँ वो हाँ। एक इससे फोर्स इक्वल है नहीं बट इन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। बॉल की फोर्स जो है वो इक्वल है वॉल की फोर्स से, ऐसा बोल रही हो। जी। अच्छा ओके, और इक्वल ऑपोजिट भी होंगी है ना। जी। ओके सही है। सो आपने कहा कि भाई फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल will be equal and opposite to the force applied by the wall on the ball। सही है। आप ये तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द बॉल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। ये मोमेंटम की टर्म में बात कर सकते हो। अरे लो नाम लिया आ गया, इसका मतलब है शैतान है ये। आगे आ जाओ। Calculate the change in momentum of the ball during the collision. इसमें तो कंफ्यूज होगी बेटा। क्या करें। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला। M into final velocity plus collision velocity. क्यों फाइनल प्लस क्यों आ रहा है। यस। माइनस So माइनस क्यों नहीं आ डायरेक्शन अलग अलग है, माइनस माइनस में के प्लस हो गया। रहा, दूसरा माइनस कहाँ से आया। दूसरा एक डायरेक्शन की वजह से आया, दूसरा फॉर्मूले डिफरेंस की वजह अरे से माइनस। यार हैवी यार, बहुत टायर्ड यार। परफेक्ट। चलो किसी और दिन आपको पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं।
ओके वेरी गुड। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आप ये तो इस एक को पॉजिटिव ले लो और दूसरे को फिर आपने नेगेटिव लेना है, राइट? कोई कोई भी एक पॉजिटिव ले लो, कोई भी एक नेगेटिव लो। सो आप इसमें इसको नेगेटिव ले लो, उसको पॉजिटिव ले लो, राइट? सो सो आपने कहा 0.056, राइट? एंड 6 प्लस 3.8, वेरी गुड। निकाल दोगी प्लीज? 0.55. 0.55, परफेक्ट। आगे आ जाओ। Determine the magnitude of the average force exerted by the ceiling on the ball during the collision. क्या फॉर्मूला? एम ए लगा दें, एम ए Force exerted. क्या चीज? जी एम ए जी लगा दें। एम ओके परफेक्ट। एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है? जानू, वेलोसिटीज ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट? सही हो गया। अच्छा, अब अगर आप फाइनल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो, सही है, और इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो क्योंकि एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, राइट? सो जब आप उसके अंदर वो रखोगे, क्वेश्चन चीज़ें रखोगे, वैल्यूज 0.56, सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 3.8, राइट? माइनस 0.56, 0.056, 0.056 और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास -6। अब्दुल्ला समझ रहे हैं? यस, कुछ आना बोलो यार, पता नहीं कहाँ है। सो ये जो नेगेटिव है, ये जो दो नेगेटिव है, ये दो मिलके पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट? सो इस वजह से हम इनको पॉजिटिव ले रहे हैं, सही है ना? आई होप सो मैंने अपनी बात समझा दी होगी। ओके आगे आ जाओ। अच्छा, सो राबी, आप कह रहे हो कि एम ए ले लें, है ना? नहीं सर, ये force राबी, is equals to momentum over time. पार्ट ही बदल लिया यार, ये तो गलत है यार। अच्छा, एम ए में क्या मसला था? फिर एक्सेलरेशन नहीं पता। है ना? वेरी गुड। बेसिकली एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो ख्वारी हो जाती है क्योंकि जब आपने मोमेंटम निकाल लिया हुआ है तो आप उससे वो काम कर सकते हो। क्योंकि एक्सेलरेशन हम इस तरह से पता कर सकते थे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कांटेक्ट टाइम पता है, हम वो कांटेक्ट टाइम ले लेते हैं। अच्छा, वैसे इसने टाइम दो दिए हुए हैं, एक ये टाइम दिया हुआ है, एक ये टाइम दिया हुआ है, कौन सा टाइम ले? अरे यार शायद मैंने बता दिया। 0.085. अरे यार, चलो ओके, निकाल दो कितना बनता है। एक दो, हजारों में बन रहा होगा शायद। 6.47. कितना बन रहा? 6.47. 6.47, 6.47। अच्छा, determine the magnitude of the average force exerted by the ceiling on the ball during the collision। क्या ये फाइनल आंसर होगा? यस, क्या ये फाइनल आंसर होगा? No. अब क्यों क्यों नो? कैसे पता चला तुम्हें कि फाइनल आंसर नहीं होगा? एक्चुअली Average force. नहीं, एक्चुअली जो बॉल होगी वो बॉल कांटेक्ट फोर्स लगाएगी वॉल पे इस डायरेक्शन में, सही है, और इन रिटर्न वॉल बॉल पे फोर्स लगाएगी कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन, राइट? अच्छा जी, सो डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग ऑन द बॉल। ओके, अच्छा जी, सो जो कांटेक्ट फोर्स बॉल लगा रही है वो है 0.056 इंटू 9.81, क्योंकि आपको पता है कांटेक्ट फोर्स इज एक्चुअली द वेट, और वो लगती है, सही है। सो ये लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, और सीलिंग की जो फोर्स आ रही है वो 6.47 कांटेक्ट फोर्स इसकी नीचे आ रही है। तो जो जो फोर्स होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेसिकली, राइट? वो फोर्स आपकी बॉल
वॉल सीलिंग जो है वो वॉल पे लगाएगी, राइट? समझी नहीं समझी? जी सर। कितना बनेगा? तो यू जस्ट नीड टू माइनस 5.9. 5.9, ओके, 0.056 इंटू 9.81 सही है। और ये जो है ये यहाँ से आ रही है, सही है। हमने बॉल पे जितनी भी फोर्सेस लग रही थी हमने वो सारी निकाल ली, सही है। और फिर हमने वो, चूंकि हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स जितनी बॉल पे लग रही होगी उतनी सीलिंग भी, जो सीलिंग बॉल पे लगा रहा होगा बॉल सीलिंग पे लगा रही होगी, तो इस वजह से वो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 5.9 हो गई न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, राइट? अच्छा, और यहाँ पे भी जो हमने कहानी लिखी है ना, द फोर्स बाय द बॉल ऑन द वॉल के बजाय सीलिंग लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग की बातें चल रही हैं, सही है। तो इससे जो है ना हमारा आंसर सही हो जाएगा। वॉल के बजाय सीलिंग कर देते हैं, सही है। अच्छा जनाब, इसकी देख लेते हैं, मार्किंग की देख लेते हैं, तो लंबे लंबे क्वेश्चन दे रही है। ये जो 6 हमने निकाली है, जो शो करने था 2.9 आ गए, 1.6, 0.8, हाँ सही कर रहे हैं। अच्छा देख रहे हो तुम लोग फॉर्मूला, देख रहे हो फॉर्मूले के अंदर देखो उसने चेंज लगाया हुआ है। ऑल्दो वो चेंज पे डेल्टा का साइन ब्रैकेट में लगा रहा है, लेकिन उसने चेंज लगाया हुआ है, सही है। काइनेटिक एनर्जी में उसने चेंज नहीं लगाया, लेकिन इसमें फॉर्मूले में उसने यूज किया। फोर्स ऑन द बॉल बाय द सीलिंग, हाँ ये तो हमने लिख, देखो ये रट्टे वाला, ये क्वेश्चन रट्टे वाला है। जब भी वो मोमेंटम से इस तरह से रिलेट कर देना, याद रखना वो हमेशा रट्टे वाला क्वेश्चन होता है, और वो हमेशा उसी तरह से होगा। सही हो गया। मोमेंटम हमने निकाल लिया 0.55, ओके, 5 परफेक्ट हो गया, परफेक्ट सही। इस तरह के क्वेश्चन और भी ये बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन आया, राइट? तो ये तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम हमें कैसे पता चलेगा वहां पे ऐसा होगा नहीं होगा, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये इसकी दिखाते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट में दिखाते हैं। The appropriate equation of uniform acceleration was okay. Majority of the candidate used correctly the equation of the uniform acceleration. The small number of candidates choose to calculate the height of the ceiling by equating the decrease in the kinetic energy of the ball to its increase in the gravitational potential energy. Okay, जिसको वो गलत नहीं कह रहा, अगर तुम kinetic energy loss in kinetic energy is equals to gain in potential energy लिखोगे तो वो भी सही हो जाएगा, यहाँ पे गलत नहीं कह रहा उसको, सही है। The equation for the change in the gravitational potential energy of the object was usually recalled and applied. Okay, gravitational potential energy की change. Okay, most of the candidates were able to recall the simple formula for kinetic energy of the object. The decrease in kinetic energy of the ball from the time it was thrown was sometime calculated. सही है अब्दुल्ला, समझ रहे हैं ना? ये आप जो पूछ रहे थे ना, मतलब जो 9.6 हम नहीं यूज कर रहे, जो हम 6 यूज कर रहे हैं वो इस वजह से यूज कर रहे हैं, राइट? Calculated instead required the decrease in kinetic, from that the ball makes contact with the ceiling, सही। so जिस टाइम पे बॉल ने सीलिंग के साथ कांटेक्ट किया है, उस टाइम से लेकर जिस टाइम के साथ कांटेक्ट खत्म हुआ है वो वाला टाइम आपने लेना था, राइट? So candidate need to state the precise term Newton's third law apply to the collision between the ball and the ceiling. The general statement of the ball was the general statement was law was on its own insufficient. Okay, so general statement लिखोगे तो जो है ना एग्जामिनर खुश नहीं है, सही है। तो उसके लिए जो है ना तुम्हें वो पूरा, उसके लिए जो है वो तुम्हें पूरा काम करना पड़ेगा। अच्छा जी। आगे चलें। Okay, so the formula for the momentum correctly recall almost all the candidate. Momentum make with the context seen the momentum when it's first thrown. Okay, सही है। सो मोमेंटम में कंफ्यूजन जो होगी कि वो बॉल पहली दफा थ्रो हुई 9.6 वाली वेलोसिटी लोगे या 6 वाली वेलोसिटी लोगे, वो सब उसमें कंफ्यूज मत करना। सही, अच्छा ये वाला पार्ट जो है आखिरी वाला, इसको जरा देख लेते हैं। मोस्ट कैंडिडेट अप्रिशिएटेड दैट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल during the collision was equal to its change of momentum per unit time. So yeah, however, the calculation of the average, sorry, most candidates appreciated that the average resultant force on the ball during the collision was equal to the change in momentum of the time. So ये वो हमने कर लिया। However, the calculation of the average resultant force often used द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू ट्रेवल टू द सीलिंग वाज 0 पॉइंट, अच्छा वो नहीं यूज करना, वो तुम्हें पता है क्योंकि वो जो है ना बॉल ने वहां से वहां तक ट्रेवल किया, बॉल कांटेक्ट टाइम नहीं है वो, सही। इंस्टेड ऑफ द टाइम इन कांटेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन एंड अदर कॉमन एरर वाज टू अज्यूम दैट द average resultant force on the ball during the collision was the same as the average force exerted
ऑन द बॉल बाय द सीलिंग, राइट। मतलब यही वाली नहीं होगी, बल्कि तुम्हें माइनस प्लस करके निकालनी होगी। अगर अगर तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता तो फिर तुम सेम ले सकते थे। मतलब अगर यही चीज हॉरिजॉन्टल मोशन होती तो उसमें फिर जो है ना तुम उसको समहाउ कंसिडर कर सकते थे सेम, राइट। अच्छा जनाब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आगे वाला अब्दुल्ला कराएगा। ओके, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला फालतू बैठे हो, आ जाओ जरा। चलो कुछ बोलो, बोल सकते हो ना अब्दुल्ला, बोल सकते हो। जी सर। बेहतरीन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। So to define the Young modulus of a material, is the ratio of stress to strain. ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ। Metal rod is compressed as shown in figure 4.1. The variation with compressive force F of the length L of the rod is shown in figure 4.2. Use that figure and determine the spring constant K of the rod. ओके, क्या करोगे, कैसे सर तो फिगर को यूज करोगे। सर हम एक्सटेंशन निकालेंगे 150 माइनस 148 अच्छा, millimeters में तो meters में कन्वर्ट कर लेंगे, सेट हो गया। and then we can apply the formula F is equal to kx, तो F हम 90 ले लेंगे, तो ये एक्सटेंशन ही ले रहा, ओके, and then we can use substitute k is equal to fx, तो 90 times 10 की power 3 divided by 1, मैं देख कैलकुलेटर में डाल के देख रहा हूँ। अबे रुक एक मिनट। अच्छा चलो डाउट डाउट, एक एक चीज है ना, वो बोल रहे यूज द फिगर 4.2 टू डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट के। सो बेसिकली इस ग्राफ का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या वो बताएगा, एरिया बताएगा या ग्रेडियंट बताएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, हम्म, सर इसका ग्रेडियंट तो सर कुछ भी नहीं बताएगा ग्रेडियंट। हाई हाई, अबे क्यों बे। सर F4 X होता है ना स्प्रिंग हाँ कांस्टेंट, हाँ लेकिन F हाँ हमारे पास X है। हाँ, तो उसने पलट के दिया हुआ है ना, तो आप भी उसको पलटी खिला दो तो ये बन जाएगा 1/k, नहीं। हाँ ये कर सकते हैं सर। अच्छा ये देख लेंगे कि इसके नंबर दे रहे हैं नहीं दे रहे, खैर। बाकी फिर आप इसको क्योंकि जो ना यूजर फिगर 4.2 कह रहे थे उसमें इसके नंबर देता है, वो देखते हैं कि दे रहा है नहीं दे रहा। अच्छा सो आप कह रहे हो कि भाई डेल्टा एल ओवर डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1/k, कितना निकाला भाई। सर कर रहा हूँ। ओके, 2 exponent -3 डिवाइडेड बाय 90 exponent 3। सो ये देखो नीचपन जो है ना, इनकी घटिया हरकत जो है ना, ये इनकी घुट्टी में शामिल है। सही, तो ये मिलीमीटर वहां दिया हुआ है और न्यूटन किलो न्यूटन दिया हुआ है, सही है। सो उसको प्लीज ध्यान में रखना। सो ये एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा कुछ, आ रहा है ऐसा। नहीं सर, ये 4.5 एक्सपोनेंट पूरा क्या बे, डिफरेंट है। है अबे मैं बगैर कैलकुलेटर कर रहा हूँ। क्या डिफरेंट आ रहा है, कितना आ रहा है। सर शायद मैंने वैल्यूज वाला डाली है 140, कैलकुलेटर पे। 150 माइनस 148 कर रहे हो ना भाई, तो 2 आ जाएगा ऊपर जी जी। और 90 नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर दो तो 90 डिवाइड बाई 2 करोगे 45 रह जाएगा, और माइनस सी ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये बन सर जाएगा सही। मेरा 4.05 टाइम्स 10 की पावर 6 आ रही है। 4.05, 4.05, अच्छा। अबे देख लेते हैं ना, इतनी खुआरी कर रहे हैं। लुक एक नंबर इसका दे रहा है, ओए सुन रहा है, कैलकुलेशन का 1 मार्क दे रहा है इसका। अगर अगर आप जिस तरह से कह रहे थे ना डायरेक्ट, उस पर आपको दोनों में से कोई मार्क भी नहीं मिलता, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ना, अच्छा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखते हैं। Young models की equation no credit could be given for just a simple equation without explaining. Okay. The equation, the question was generally well answered. A common error was to assume that the spring constant was equal to the gradient of the graph instead of the reciprocal of the gradient. Weaker candidates sometimes confused with the length of the rod and its extension. Okay. सही हो गया, आगे आ जाओ आगे आ जाओ। सर तो स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हमारे पास के आ चुका है, एक्सटेंशन भी है तो हम यूज कर सकते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। सो हमारे पास क्या है, 4.5 एक्सपोनेंट 7 एंड एक्स हमारे पास है, एक्स हमारे पास कितना है, 2 मिलीमीटर ले लेंगे ना।
चलो कितना बन रहा है भाई? यस, हाउ मच? कहाँ रह गया भाई? Sir, 90. सिर्फ 90 joules. ओके, आगे आ जाओ। The rod in B has cross-sectional area A and is made of metal of Young modulus E. It is now replaced by a new rod of the same original length. The new rod has a cross-sectional area A/3 and is made of a metal of Young modulus 2, so like Young modulus other. The compression of the new rod, the compression of the new rod obeys Hooke's law. So on figure 4.2, sketch the variation with f of the length. अच्छा, क्या करोगे भाई इसमें? फिर जैसा okay, यहाँ पे थोड़ा बताओ तो, पहले थोड़ा बताओ तो यार, मेरे को भी तो पता चले। मैं सोच रहा हूँ। ओके, I don't get it. अच्छा सर, ये कि अगर एरिया डिक्रीज होगा तो यंग मॉड्यूल डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे वो तो दे रखा है ना हाँ, भाई। देखो ना, हम ये कर लेते हैं कि दिस इज, लेट्स से दिस इज द जनरल इक्वेशन, राइट? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से आ रही है 2e इज इक्वल्स टू एफ एल, ओरिजिनल लेंथ सेम ही है ना, और ए ओवर थ्री ई, सेम ओरिजिनल लेंथ, सही है। अच्छा, सो दिस इज द एक्सटेंशन ई, सही है। ओके, अब देखो, आपको जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास है एफ ओवर ई का ग्राफ बना हुआ है, राइट? बेसिकली एल जो है ना वो एल लेंथ एक्सटेंशन की दी हुई है, राइट? मतलब ये जो एल दिया हुआ है उन्होंने एक्सटेंशन दिया हुआ है, सही है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका ग्रेडियंट कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। सही, तो अगर हम इसको वो करें तो ये हो जाएगा 2/3 ई इज इक्वल्स टू एफ एल ओवर ए ई, सही है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है हमें ग्रेडियंट बता रही है, राइट? तो थोड़ी सी खुआरी वाला काम है। अगर हम एफ ओवर ए, सही है, सॉरी, एल ओवर ए, सही है, टाइम्स ई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो ये मेरे पास यहाँ बच जाएगा एफ ओवर ई, सही है। और दिस विल बी इक्वल टू 2/3, सही है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बच रही है। और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ ओवर ई टाइम्स एल ओवर ई, राइट? और सॉरी, ए इज इक्वल टू 1, सही है। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन रही है। यहाँ तक अब्दुल्ला, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं इन दो इक्वेशन में? नहीं सर। सही है। अच्छा जनाब, हमारे पास दोनों के अंदर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, सही है। सो जो पहली वाली इक्वेशन आ रही है एफ ओवर ई वो बराबर है 1 के, दूसरी वाली जो इक्वेशन आ रही है एफ ओवर ई वो बराबर है 2/3 के, राइट? सो एफ ओवर ई इज 1 over the gradient, right? So E over F is actually the gradient of the given graph, right? And E over F is actually the gradient of the given graph. So हमें पता चल गया कि जो नई लाइन होनी चाहिए उसका जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो ओरिजिनल लाइन के 3/2 यानी 1.5 टाइम्स होना चाहिए। समझा? नहीं समझा? यस, यानी अगर ये लाइन इतनी वो है,
तो ये ज्यादा स्टीप होनी चाहिए। एक चीज हमें बचल गई। सही है, स्टार्टिंग लेंथ सेम होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये आ गया। सही है। अच्छा 90 पे हमने देखना है कि भाई 90 पे लेंथ क्या एक्सटेंशन कितनी बन रही होगी अब। 2/3 की ना, तो हमारे पास यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है जब 1 का ग्रेडियंट था, और अगर 1.5 का ग्रेडियंट होगा सो 1.5 इंटू 3 का चेंज आ जाएगा, सो 147 पे एंड हो जाएगी लाइन, लाइक दिस। नहीं समझा ना? नहीं सर, समझ आ गया। अबे नहीं समझा कैसे, मैंने समझाया ही नहीं, ऐसे ही समझ गया। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक्सटेंशन निकाल लें और फिर हम जस्ट डिसाइड कर लें, सीधी सी बात। है ना? अबे वो मेरे भेजे में वो आ रहा था, मैंने पहले ये करा दिया, उसके बाद मुझे कहा हाँ यार ये तो सही, ये तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन खैर मैंने ये बोला कि भाई अगर जो 2 मिलीमीटर की जो एक्सटेंशन है वो प्रोड्यूस हो रही है जब ग्रेडियंट हमारे पास 1 यूनिट का था। सही है, और फिर अब जो नया ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है वो 1.5 यूनिट का है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी मिलीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 मिलीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही थी जब मेरे पास ग्रेडियंट 1.5 का आ रहा था। सो दिस मीन कि 90 पे 1.5 हमारे पास लाइन पास हो रही होगी, सो दैट कुड बी 50 से नीचे 3 करोगे सो 145 147 आ जाएगा। गेटिंग? मैंने ये सोच रहा हूँ, जो आप लोग सोच रहे हो कि भाई डायरेक्ट इसकी एक्सटेंशन निकाल लेते तो ई यानी ये चीज़ निकाल लेते हैं ये। सही है, तो वो आपको बता देता है कि इसमें क्या आ रहा है, तो उससे भी आप कर सकते थे। राइट? ओके। सही हो गया, चलो ये हो गया। आ जाओ, ये क्वेश्चन करवाना है बरीरा से करवाना है। बरीरा जिंदा हो? जी। बरीरा जिंदा है, बरीरा बेहतरीन हो गया है, सुन के अच्छा लगा। आ जाए जरा क्वेश्चन करें। State the relationship between the intensity and the amplitude of a wave. The amplitude is no, the intensity is directly proportional to the amplitude square. परफेक्ट हो गया यार, आपको जो चीजें बताएं। आगे आ जाओ। अच्छा एक मिनट देना, हमने इसकी कुछ कहानी देखनी थी, वो कहानी तो नहीं देखी। ये तो खैर ये तो सही आ रहा है, ओरिजिनल लाइन 3 नीचे आ रही है, ये सही आ रहा है। इसकी अगर एग्जामिनर रिपोर्ट हम देख लें, यंग मॉडल्स की बातें हमने कर ली हैं, दिस वाज जनरल बाय आंसर कॉमन। सही है। मेजॉरिटी कैंडिडेट एबल टू सिंबल इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन। सही है। वीकर कैंडिडेट often stated that the strain energy was represented by the area under the graph, did not understand which area of the graph to calculate. Very weak candidates sometimes confused with the term strain energy and strain. Wow. सही है। अगर तुम एरिया अंडर द ग्राफ लोगे तो एरिया ये वाला होगा, इसका जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा। सही है। और अच्छा जी, most candidates deduced that the new graph would be below the original line, but only a small proportion were able to draw the new line with the correct gradient. Some candidates ignored the instruction to draw the new line on the original graph grid and instead try to construct a whole new graph in a blank area of the page. This wasted the valuable time. हाँ ये होशियारी मत करना, देखो इतनी गदा मजदूरी नहीं करवाएगा आपसे। सही है, और वो उस पर फुल क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ओके आ जाओ भैया, प्लीज आगे चलो यार। Okay. Microwaves of the same amplitude and wavelength are emitted in phase from two sources P and Q. The sources are arranged as shown in the figure. A microwave detector is moved along the path that is parallel to the line joining P and Q. A series of intensity maxima and intensity minima are detected. When the detector is at a point X, the distance. Okay, frequency of the microwaves. They're microwaves, so इनकी velocity तो वो होगी 3 times 10 to the power 8. और wavelength 6 centimeter दी हुई तो converted to meters it will be 0.06. और answer मैं ढूंढती हूँ. 3 1 3 2 0.55 exponent 4 नहीं 5। Let me see. 5 exponent बहुत बड़ा है. 5 exponent 9. अबे 9 कैसे आ सकता है? 9 पक्का? पक्का. ओके 2 ऊपर चलेगा, सही है। चलो 5.0 कर दो। ओके
आगे आओ। Describe and explain the intensity of the microwaves detected at X. Can you show me X? हम्म अच्छा तो मिनिमा मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है आई थिंक. है, ऐसे पता चल गया डायरेक्ट बैठे बैठे, ऐसे तो मेरे को भी अच्छा नहीं पता चला। नहीं you have to find the one. What? उसका फॉर्मूला क्या था? I forgot. किस चीज का बोलना चाह रही हो? वो जो A lambda x d ए लैम्डा एक्स जी, वाला. ओए 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 ओए, यंग्स डबल स्लिट होता है वो, कम बखत यहाँ पे तो यंग्स डबल स्लिट लग भी नहीं रहा। ब्रो, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट के यहाँ पे Oh, फेज the डिफरेंस, path difference. पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा और उसकी वजह से आपने निकालना है। यस। Yeah, okay. So to path difference के लिए वो minus करने पड़ेंगे ना. So can you show them to me? हम्म 2.02 minus 1.84. Our path difference is 0.18, and that is a factor of 0 points of नो, हाउ यू हैव टू डिवाइड बाय द वेवलेंथ ना, यू हैव टू डिवाइड। हाँ नहीं wavelength is 6 centimeter है ना. हाउ मच? 3 0.06 3. 3। तो हाँ इसका it is a मतलब है, factor of the wavelength. तो integer path difference आ रही है हमारी, तो मतलब कि maximum बनेगा. तो फेज डिफरेंस कितना होगा? Phase difference will be 360. अबे यार कम ऑन, अच्छा बताओ अच्छा यार। नहीं 360 plus ओए ओए 360 ओए ओए, 3 वेव्स आगे पीछे है ना 720. ब्रो, तुक्के लगाई जाओ फिर सारी। अबे 3 वेव आगे पीछे है ना ब्रो, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगी ना। हाँ that. नहीं समझी? नहीं अगर एक वेव आगे तो अच्छा हाँ एक yes you're वेव right. आगे है तो इसका मतलब 360 है, 2 वेव आगे पीछे है तो इसका मतलब है 720, 3 वेव आगे पीछे आ रही है तो यार गेटिंग ना। जी so सही है। 1080 yeah. और इधर यू कैन ऑल्सो So कोट जीरो का फेज डिफरेंस, राइट? हाँ सही है। सो आप कह सकते हो कि भाई कंस्ट्रक्टिव interference interference at x, so a maxima is formed. max intensity detected। and ये भी ठीक है. अभी वो इंटेंसिटी की फॉर्म में पूछे तो यू हैव टू बी लाइक पर्टिकुलर इंटेंसिटी All right. डिटेक्टेड। ओके आगे आ जाइए। Describe the effect of the interference pattern along the path of a vector due to each of the following separate changes. अब इसमें वो फॉर्मूला लगेगा ना, हम मतलब क्यों? रिलेशनशिप. अच्छा, No? Describe the effect on the interference pattern along the path of the detector due to each of the following things. Wavelength. अच्छा wavelength of the microwaves decreases तो उसका मतलब है कि intensity of the bright spots will decrease. No. देखो, अगर आपने वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है सो दिस मींस के यू आर डिक्रीजिंग दिस फैक्टर ना, Yeah. राइट? तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो मैक्सिमाज होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे, राइट? मतलब Why? अगर आप ये वाला फॉर्मूले से सोच रहे हो कि वही वाला फॉर्मूला कि एस, एक मिनट, वाई इज इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर एस, सही है। सो अब आपने क्या किया, लेमडा डिक्रीज कर दिया, सही है। सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम, डी सेम है, एस भी सेम है, सो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी, राइट? गेटिंग ना? जी और यहाँ पे मैं हमने ये कह ये रही थी. फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि दो सोर्स इन फेज वेव जनरेट कर रही, राइट? जी आगे आ जाओ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? We are just gonna say that. So maxima will come closer. भैया आगे चलिए प्लीज। The phase difference between the microwaves emitted from the source changes to 180 degrees. तो अगर ये होगा तो ऐसे कोई स्पॉट्स बनेंगे जहाँ पर फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि
ये तो हाँ फिर यार, कांस्टेंट वही फेज डिफरेंस हो गया उनका क्या ना। मतलब क्या मतलब क्या मतलब नहीं, दोबारा बोल दोबारा बोल। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस बन गया 180 का, तो पहले भी तो राइट? कांस्टेंट था ब्रो, पहले भी तो कांस्टेंट था ना, इन फेज से पहले 0 का फेज डिफरेंस था, अब 180 का फेज डिफरेंस है। हाँ, तो अगर 180 का फेज डिफरेंस है हाँ हाँ, तो फिर बस डिस्ट्रक्टिव वो होती है ना, सिर्फ इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बनेगी, कंस्ट्रक्टिव दिखेगी नहीं। या या अच्छा, ऐसा ऐसा होता है। और अगर अगर या हमारे पास इन फेज होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें ब्राइट लाइट दिखेगी, डार्क स्पॉट दिखेगा ही नहीं। अच्छा, नहीं, नेवर माइंड। है ना, है ना, है ना um hmm, ब्रो। help एक्चुअली me out here. ऐसा बोलो कि अगर आपके पास 180, देखो पहले पहले फेज डिफरेंस था 0 का, सही है। अरे लो, पहले जब फेज डिफरेंस था 0 था ही नहीं, इन फेज आप वेव जनरेट करे थे, सही है। सो इन फेज वेव जनरेशन की वजह से मान लेते हैं कि एक मैक्सिमा यहाँ मिल रहा था, फिर उसके बाद अगला मैक्सिमा यहाँ मिल रहा था, फिर अगला मैक्सिमा यहाँ मिल रहा था, राइट। Hmm. जब आपने 180 डिग्रीज आगे पीछे कर दिया, तो जो ब्राइट स्पॉट था अब वो डार्क स्पॉट की जगह ले लेगा, और डार्क स्पॉट जो है वो ब्राइट हो जाएंगे, अच्छा, सही है। सो दिस बिकम मैक्सिमा नाउ, एंड ग्रीन वाले जो है वो मिनिमा हो जाएंगे, राइट, स्विच हो जाएंगे। गेटिंग? नहीं ओके समझे? ओके ओके, समझ गई समझ गई। सही है जनाब, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये भी बहुत दफा आया है, तो इस ये मतलब ये चीजें ना फिर मतलब ये रट्टे वाली चीज हो गई है, समझ लो। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा exchanges, we have switch places, right? Done. अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके आंसर देख लेते हैं। 5x9 3 लैम्डा 180 का फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस भी बता दिया है। अच्छा जी, इसके अंदर ना फेज डिफरेंस वाले में बच्चों ने बड़े मसले मसाइल किए होंगे। मोस्ट कॉमन एरर वाज कन्वर्टिंग द यूनिट वेव, ओके सेंटीमीटर मीटर की गलती दे रहा है। अच्छा, ये जो जिसके अंदर हमने पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस निकाला था वो देख लो। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, द की टू आंसरिंग इट वाज टू डिटरमिन द पार्ट डिफरेंस ऑफ द वेव एट एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 3 wavelengths, सही। देयरफॉर द वेव मस्ट हैव जीरो फेज डिफरेंस एट एक्स, जीरो फेज डिफरेंस या 1080 का, सही, एंड प्रोड्यूस अ इंटेंसिटी मैक्सिमम। Many candidates were unable to apply their knowledge of interference and make weight comments such as phase difference at x constant है, in general most candidate would benefit from having a greater understanding of experimental demonstration for the two source interference। ये जो है ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ऐसे, मतलब कहानियां बताने से समझ में नहीं आता है, दिखाना पड़ता है, सही है। तो ये लाइक दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, राइट। सो अगर तुम लोग को, अगर तुम्हें समझ में आ गया देन आपकी फिजिक्स अच्छी हो गई। Okay, so many candidates wrongly thought that the changing the phase angle between the wave emitted from the source would result in being no detectable interference pattern। भाई ने डायरेक्ट तुम्हारी बात लिख I रहा है guess वो। I'm not special at all. ओके ओके ओके, अच्छा ओके। Others commented on only on the effect at point X rather than effect along the detector's path. A small minority confused microwave with the visible light and intense and inappropriate made। अच्छा, bright spot dark spot मत कह देना, सही है। ऑल्दो बात सही होगी लेकिन गंदी बात होगी, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। मरियम है हमारे पास, मरियम 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 है जी, आ जाओ Not electricity. प्लीज। Sir, आ जाओ, अगला क्वेश्चन वो रेडियो एक्टिविटी है, वो करना है वो कर लेते हैं, नहीं हम मैं ही कर लेती हूँ। है ना, हैप्पी हैप्पी। ओके जी जी। But sir, you'll help me. We're ओके, electrician में अच्छी। नो Okay. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। A wire X has a constant resistance per unit length of 3 ohm per meter and a diameter of 0.48 millimeters. Calculate the resistivity of the metal of wire X. So resistivity का full formula. Resistance is resistivity constant over multiplied by length over area, I believe. ओके। Right? And then resistance dVm. So it's 3 ohms per 1 meter. So resistance is going to be 3, length will be 1, and then calculate the area 1 second. चलो ये बच गई बेटा तुम। अच्छा अच्छा, डायमीटर दे रखा है, सो एरिया आप कैसे निकाल रही हो? Pi into t square divided by 4, but then millimeters to meters में convert कर रही हूँ। ओके ओके, perfect।
So that will be 3.76 into 10 to the power -4. Okay, so 3.76 exponent -4 into 3 कर दो. That is 1.13. Yeah, और वही मैंने स्क्वायर नहीं किया एरिया का. स्क्वायर बेटा देख लो, पावर 4 करना है या स्क्वायर करना है, वो इतने हिसाब से करना. और नहीं, पावर जी 4 नहीं जी होगा. बस ओके ओके. 2.48. सर आपने ये 0.24 क्यों लिए? अरे यार ब्रो, एक्चुअली मैंने होशियारी की है तो मैं बता रहा हूँ. बेसिकली अगर आप ले लो 0.48 ही ले लो, 0.48 एक्सपोनेंट -2 ले लो, सही है. और इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई 4, राइट. ये ऐसा हो जाएगा, समझ गया. So वो that's मैंने 1.8. Sorry. 1.8 द एरिया Area, yeah. 1.8 एंड एक्सपोनेंट 4 -4 ही है. जी. And then that's 5.42 into 10 to the power -7. 5.42, so 5.4 एक्सपोनेंट -7, सही. काजिम समझ में आया ना? जी सर. और सर इसमें मिलीमीटर का 10 टू पावर -3 नहीं होगा? अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल ही होगा. सही है, वही मैं सोच रहा था कि 4 बन रही है. सही है. ओके ओके ओके. सही है जनाब, आगे आ जाओ. यस मरियम. The wire X is connected into the circuit shown in figure 6.1. The battery has an EMF of 5 volts and an internal resistance of 2 ohms. The wire X and the resistor R of resistance 4.5 ohms are connected in parallel. The current in the battery is 1.6 amperes. So calculate the PD across resistor R. PD 5 across लिख दे resistor डायरेक्ट 5. R. नहीं, क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस बताया है. अच्छा, तो पैरेलल में नहीं होती? वो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस की टेंशन ले रही हो नहीं? और वहां से मतलब वहां पहले यूज हो रही है, राइट, बिकॉज इट्स इन द बैक एंड देन इट गोस टू ईच ऑफ द साइकिल्स. सो वायर एक्स और आर में सेम होगी, ओके, गुड गुड बट गुड 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 वो गुड. होगी जो ऊपर से. ओके परफेक्ट. फंसे नहीं हो तुम लोग यार. ओके, तो क्या करियो, क्या करियो, कुछ आइडिया लगाओ, कुछ आइडिया बताओ, मुझे भी बताओ. 1.6 into 2 और फिर वो -5. ओके, वेरी गुड. सो आपने कहा v इक्वल्स टू So आई आर आपने लगाया. सो 1.6 इंटू 2 दैट वुड बी 3.2. तो इसका मतलब है 3.2 यहाँ पे लॉस हो जाएगा. yeah, so that's 1.8. तो 1.8 बाहर आ जाएगा. अच्छा, ये भी लिखना होगा. 3.2 इंटू -5, तो यहाँ के पास आ जाएगा 1.8. परफेक्ट. आगे आ जाइए. Determine for wire X the resistance. Okay, wire X की resistance के लिए current हर cycle में different होता है, so we can find the current at R हाँ. and And then how? minus 1.6 ओके ओके, फाइन, गुड गुड voltage into resistance. और फिर उसको हम माइनस करेंगे 1.6 से और हमें वायर एक्स का करंट मिल जाएगा. ओके. और वोल्टेज कहाँ से लाओगी? कितना वोल्टेज? 5 ले लें. वोल्टेज नहीं, आर में कितना होगा? आर में आर पे वही 1.8 होगा ना. है. आर में वोल्टेज सही 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 कह बिकॉज रही हो, सही. वोल्टेज सेम होता है. यप ओके यप यप, सही सही. ओके, सो और 4.5, सॉरी, आई. 1/3.11 सर आपने और क्या हुआ? आपने क्या लिखा है? अजीब गंदी चीज लिख दी कुछ. नहीं, 1.8 from where? Okay, my bad. व्हाट आपने So बताया? 1/8 over 4.5, that's 0.4. So x की अगर r की 0.4 है, so अच्छा, wire 0.4 एग्जैक्टली 0.4 आ रहा है. जी ओके, सो यहाँ पे कितना जा रहा होगा? 1.2. 1.6 या 1.2. So ओके. करंट हमारे पास आ गया 1.2. इन रजिस्टर एक्स ना, इन आर
इन आर को Yeah. हमारे पास जो आर का हमने करंट निकाला वो हमारे पास आ गया 1.8 डिवाइडेड बाई 4.5। तो ये हमारे पास आया 0.4 का करंट आर के अंदर, सही है। और फिर वायर के अंदर जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 माइनस 0.4, सॉरी 1.6 माइनस 0.4, दैट इज 1.2। सही है। तो वायर का करंट आ गया, वायर की अच्छा वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताए। तो क्या करें, वी को वायर लगा देते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। Yeah. ओके, So वोल्टेज कितना ले लें, 1.8, 1.8 ले लियो, 1/1, 1.5. ओके, एंड 1.5, परफेक्ट। लेंथ बता दो। And ratio. So सबसे ऊपर नहीं, wait, वो तो part है, never mind. Is that we can use that, right? जो Yes, वहाँ sir. लिखा हुआ है. हाँ If it's okay, so we'll just do that. If 3 ohms is 1 meter, then हमारी जो resistance है उसको हम कर सकते हैं. ओके, सो 1 मीटर जो है वो 3 ओम्स पे है। सो इफ वी हैव 1.5 ओम्स, सो हमारे पास एक आधा हो जाएगा 0.5, है ना। जी जी. ओके, अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कम ऑन। अच्छा, 1.8 1.5 सही है। अब इसमें इसी एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं यार। ओके, अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में कौन बच्चा सबसे ज्यादा वीक है, जरा बताना, हाथ खड़े करो प्लीज। यस, अब्दुल्ला भाई वीक है, और कौन है, और कौन है। Weak? Me, sir. यू आर वीक, ओके। Me, very weak. Very weak. I thought you said कौन अच्छा. ओके ओके, कासिम अब्दुल्ला तुम लोग पक्के हो, तुम लोग बहुत हैवी चीज हो। जी सर। अरे, आ जाओ सारे मिलके करते हैं, सबसे पूछूंगा, बल्कि सबने जो है ना मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है, सही है। आ जाओ। सो मैं क्वेश्चन ना पढ़ूं, तुम लोग ने मैसेज करके बताना है, सही। ये तो मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ये यहीं पे डायरेक्ट मैसेज कर दो, सही है। So a graph of the nucleon number A against the proton number Z is shown. Okay. The graph show a cross label P that represent a nucleus P. Okay. Nucleus P decays by emitting an alpha particle to form a nucleus Q. Okay. To form an alpha particle. Okay. Nucleus Q then decay by beta negative to form nucleus R. Okay. तो जनाब, सही है। सो सबसे पहले सारे बच्चों मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस क्यू कहाँ पे होगा। मतलब तुमने कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तुमने कमेंट जरा मुझे वो करो, और मैसेज करो, मैसेज यहीं पे व्हाट्सएप इसी पे मैसेज कर देना, जूम पे मैसेज कर देना। जरा मुझे वो बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, यानी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के क्या क्या होंगे, सही है। अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इसमें से। अब्दुल्ला भाई ने कर दिया है। अच्छा जी, मरियम का मौन, यार सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब्दुल्ला भाई ये कहते हैं, बरीरा ये कहती है, कासिम कासिम कुछ तो बोलो यार, कासिम आपकी कमी है यार, कुछ तो बोलो भाई। सर कर दिए। कितना बोल रहे हो। सर 82 और 210 होगा। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो। अच्छा, हम भी देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास पी में से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो पी के न्यूक्लियॉन्स 4 गिर जाएंगे और पी के प्रोटॉन 2 गिर जाएंगे, सही है। तो अब इन्होंने बोला हुआ है कि न्यूक्लियॉन नंबर ए है और प्रोटॉन जी है, सही है। सो न्यूक्लियॉन नंबर ए है तो 14 में से 10 हो जाएंगे, सही है। सो 10 आ गया इधर, और प्रोटॉन नंबर में से 2 कम कर दो, सो पी है 84 पे, खड़े हो 82 पे आ जाओ, सही है।
ऐसा कौन कौन कह रहा था? 82 210 कासिम भाई भी कह रहे हैं परफेक्ट कह रहे हैं, कासिम भाई। अब्दुल्ला भाई भी परफेक्ट कह रहे हैं। बरीरा ने पता नहीं क्या होशियारी ना भी भैया क्या सोची बोल रही हो? सर मैंने उल्टा कर लिया था 2 और 4। ब्रो उल्टा, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सही है। मरियम समझ में आया आपको? मरियम, जी जी। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि द न्यूक्लियस आर लेबल विद द, ओके, जरा न्यूक्लियस आर की कोऑर्डिनेट भेजो जरा प्लीज, जल्दी जल्दी। बीटा नेगेटिव निकल रहा है। सर बीटा नेगेटिव का चार्ज -2 होता है। -2 कहाँ से आएगा? नेगेटिव एक है तो एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चे। नहीं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ऑलरेडी -1 -1 होता है, होता हाँ है। ना, तो -2 कहाँ से आएगा? तो बीटा पार्टिकल और बीटा माइनस पार्टिकल एक ही चीज है। दोबारा बोलो प्लीज। बीटा पार्टिकल और बीटा माइनस पार्टिकल का एक ही चीज है। अरे यार भाई, तालियां बजाओ, सारे 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 माइक खोलो, अगर तालियां उनके बजाओ। चार्जेस सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है? अरे ब्रो, बीटा इज अ जनरल पार्टिकल, इसको हम बीटा प्लस पे भी कहते हैं, बीटा माइनस पे भी कहते हैं, यानी बीटा हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, सही है। लेकिन वो हाँ। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों होते हैं, सही है। सो अगर बीटा नेगेटिव लिखा हुआ है सो दैट इज इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव लिखा हुआ है तो दैट इज एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन। समझती है कि नहीं समझती है? अच्छा, तो द चार्ज विल बी -1 एंड द मास विल बी 0। हम्म, ओके। ओके जनाब। अच्छा, दो बच्चों ने मुझे भेज दिए इसके कोऑर्डिनेट्स, और दूसरे बच्चों, दूसरे वाले अब्दुल्ला, पहले वाले अब्दुल्ला, आप भेज चुके हो क्या ऊपर? जी सर, मैं भेज चुकी हूँ। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, ऐसा भेज, सर नहीं, व्हाट्सएप पे। अच्छा ओके ओके, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। सही है। और कौन भेज रहा है? भाई राबिया, राबिया राबिया आप भेजियो। No, sir. नहीं आ रहा नहीं समझ समझ में। आया। देखो ना, बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा नेगेटिव का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो होगा वो डिके होके एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और एक बीटा नेगेटिव बनाएगा, जिसमें से बीटा नेगेटिव इमिट हो जाएगा और प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा, सही है। सो जब भी बीटा नेगेटिव इमिट होगा तो उसके अंदर सीन क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर तो सेम रहेंगे, राइट, लेकिन प्रोटॉन नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर मान लो तुम्हारे पास पहले जो है ना 210 प्रोटॉन थे, 210 न्यूक्लियॉन थे, सही है, जिसके अंदर से तुम्हारे पास 82 प्रोटॉन थे इनिशियली, सही है। 82 प्रोटॉन थे, जरा 210 में से 82 को माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन आ रहे? यस, 7, 128. 120, 128, ओके, सही है। सो 128 न्यूट्रॉन थे और ये आपके पास प्रोटॉन है, एंड दिस इज द न्यूक्लियॉन एन, सही है। अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक प्रोटॉन, सॉरी एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, सही है। एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है और वो एक प्रोटॉन बना रहा है, सही है। सो प्रोटॉन would increase by 1, so proton would increase by 1 and neutrons they decrease by 1, right? तो न्यूक्लियॉन में स्टिल कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि 128 प्लस 82 करोगे या 127 प्लस 83 करोगे, कोई चेंज नहीं दिखेगा, राइट। तो 210 रहेगा न्यूक्लियॉन, लेकिन प्रोटॉन एक इंक्रीज हो रहा है सो 83 हो जाएगा। यस, तीनों लड़कियों को समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया? यस प्लीज कुछ बोलो, हाँ ना तो बोलो यार। जी सर। भैया समझियो, उल्टा लिख के दे रही हो। भैया चार्ज माइनस नहीं करना होता ब्रो, उल्टा लिख दिया। आप चार्ज से माइनस क्यों कर रही हो। नहीं? ब्रो चार्ज नहीं माइनस करना होता यार, चार्ज कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। नहीं समझी? हम्म। नहीं समझी, समझी ही नहीं, क्या मतलब? नहीं समझी हो? पूछो क्या नहीं समझ में आया? So like so like हम जब बीटा माइनस पार्टिकल होगा so we're just gonna add 1 to the proton number ऑलवेज 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 ऑलवेज, अगर बीटा नेगेटिव होता तो फिर यू हैव टू and सब्ट्रैक्ट। नहीं तो भी तो तो भी ये तो बीटा भी नेगेटिव ही तो है। अगर बीटा पॉजिटिव होता, अगर बीटा पॉजिटिव होता यानी पॉजिट्रॉन निकलता, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो तुम्हें ना जी। ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन। जब तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव होगा तो, अबे यार एक तो ये मेरा पेन जो है ना बार बार इसका इंतकाल हो रहा है, चल जा चल जा चल जा, ओके।
सो ये जो है, अगर हमारे पास बीटा नेगेटिव है तो उसकी इक्वेशन बनेगी कि एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होगा, प्रोटॉन बनाएगा और बीटा नेगेटिव बनाएगा, सही है, और इस तरह से साथ में एक अदद एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा, सही है। और अगर बीटा पॉजिटिव है, सो बीटा पॉजिटिव के अंदर वो प्रोटॉन जो होगा वो एक कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर, प्लस बीटा पॉजिटिव बनाएगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा, सही है। तो अब आपने ये देखना है कि जो न्यूक्लियॉन नंबर है इसके अंदर देखो न्यूक्लियॉन नंबर सेम रह रहा है, सही है, एन जो है वो सेम रह रहा है, सही है। अगर आप इसके अंदर देखो, सो एक प्रोटॉन डिके होकर एक न्यूट्रॉन बन रहा है, तो इसके अंदर भी जो न्यूक्लियॉन नंबर है एन वो सेम रहेगा, सही। तो चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव हो, दोनों के अंदर न्यूक्लियॉन सेम रह रहे हैं, सही है। लेकिन बीटा नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि एक प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है, सो एक प्रोटॉन का इंक्रीज हो रहा है, सही है। और बीटा नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि एक प्रोटॉन का डिक्रीज आ जाएगा, राइट, क्योंकि एक प्रोटॉन ब्रेक होकर न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटॉन डिक्रीज होगा, सही। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस, यहाँ पे इसमें प्रोटॉन +1 हो रहा है एंड न्यूट्रॉन -1 हो रहा है, सही है। एंड इसमें प्रोटॉन -1 हो रहा है, न्यूट्रॉन +1 हो रहा है, यस भैया समझियो, भैया कुछ तो बोलो यार, Yes. नहीं समझियो, Yes, yes, yes. नहीं झूठ समझ बोल रही गई, हो, समझ कम गई. ऑन। No, I do get it. ओके, तो मरियम आपको समझ में आ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है आसमान, जहाज उड़ रहे हैं, यस। मरियम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है यार। अच्छा आ रहा है, ओके। और राबी आपको आया समझ में? जी सर। ओके परफेक्ट। स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ द पार्टिकल दैट इंक्लूड बीटा नेगेटिव पार्टिकल। यस क्या होता है बच्चों, से बताओगे बीटा नेगेटिव क्या होता था? एक बच्चे ने मुझे बताया था, वो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला था। ओके कासिम भाई, ओए होए कासिम भाई को तो सब चीज़ें बताया भाई इसकी, कासिम भाई तो वो भी जा रहे हैं। ओके, दूसरे वाले अब्दुल्ला क्या बोलते हो, बरीरा क्या बोलती हो, मरियम राबिया? ओके सही है, सही कह रहे हो अब्दुल्ला, सही कह रहे हो। यस बरीरा, राबिया, ओके बरीरा भी सही कहती है। और राबिया आप क्या कह रही हो, मरियम आप क्या कह रही हो? अच्छा राबिया भी सही कह रही है, और मरियम कुछ नहीं कह रही यार। ब्रो लैपटॉप ऑन कहाँ करते थे? अरे भैया, सच्ची? मरियम सच्ची बता रही हो, ये ऐसे ही किसी के नाप दिए? नहीं बरीरा नहीं, ने सच बोला सच मतलब ये बोल दो। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, वो तो मेरी चलो, बेइज्जती कर रही है। अच्छा ऐसा करिए, ओके। अच्छा जी, अगला पार्ट तुमसे कह दे, द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ वन न्यूक्लियॉन इन क्यू चेंज ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। ब्रो जरा बता दो जल्दी से, ये क्वार्क कॉम्पोजिशन का चेंज क्या आ रहा है? मैंने तुम लोग को ये पूरा डिट्टो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। अरे क्या बात है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। कासिम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, अब्दुल्ला भाई भी सही कह रहे हैं, दूसरे वाले अब्दुल्ला भाई भी सही कह रहे हैं, ओके। लड़कियां इसमें वीक हैं, लड़कियों की टांगे टूटी हुई है, इस क्वेश्चन में हो नहीं पा रहा उनसे, भाई देखो कुछ नहीं पता, ओके। जाबिया परफेक्ट। मरियम आपको भी नहीं आइडिया कोई? अच्छा ऐसा है। ब्रो देखो, हमारे भैया सुन रही हो ना, मरियम जरा सुनना प्लीज। देखो सीन ये होता है कि हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन होता है उस पे जो +1 का चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पे जो 0 का चार्ज होता है, वो बेसिकली क्योंकि दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, तो इन पे जो +1 का चार्ज या 0 का चार्ज होता है ये क्वार्क से मिलके बनता है। ये जो इन्होंने गंदी सी चीज लिखी हुई है ना, ये क्वार्क से मिलके बनता है, राइट। सो प्रोटॉन जो है वो, अच्छा क्वार्क्स बेसिकली पार्शियल चार्जेस होते हैं, छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, सही है। सो क्वार्क से मिलके प्रोटॉन के चार्ज बनता है, सही है। और हमारे पास क्वार्क की कुछ टाइप्स होती थी, हमने कही थी कि भाई अप और डाउन। सो जो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो क्वार्क इस्तेमाल होते हैं वो अप क्वार्क इस्तेमाल होता है, अप का चार्ज होता है 2/3 और डाउन का चार्ज होता है -1/3, राइट। तो जब प्रोटॉन का तुम्हें +1 का चार्ज बनाना है, तो प्रोटॉन का +1 का चार्ज तुम्हारे पास कैसे बनेगा? जब तुम दो अप क्वार्क मिलाओगे और एक डाउन क्वार्क मिलाओगे, सो दो अप क्वार्क मिलके होंगे 2/3, सही है, 2/3 एंड 1/3, सही है। सो दिस विल माइनस का 1/3, सही है। सो दिस विल गिव यू अ चार्ज ऑफ +1। और न्यूट्रॉन के लिए तुम लगाओगे अप डाउन एंड डाउन, सो 2/3 -1/3 एंड -1/3, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन का चार्ज। अब देखो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है
कि एक न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोटॉन के अंदर, राइट? सो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन का कोर कॉम्पोजिशन क्या होता है? तुम्हारे पास होता है अप डाउन डाउन, और ये कन्वर्ट हो रहा है अप अप डाउन के अंदर, राइट? ये कहानी है। या तुम ये कह सकते हो कि वन डाउन कॉर्क इज कन्वर्टेड इनटू वन अप कॉर्क, राइट? तुम ये भी कह सकते हो, ये भी चल जाएगा। बच्चों क्लियर हुआ? मरियम भैया क्लियर हुआ? बाकी जी सबको आता था सर। ये बात? सही है। तो ब्रो ये पढ़ लो ना। मरियम ये नहीं आता तो पढ़ लो ना कहीं से यार, मैंने भी लेक्चर डाल रखे हैं। अगर वहां से देखना है वहां पढ़ से देख लूंगी। लो, यहीं से भी देखना है देख लो। ये फालतू की 4-5 हम बताते हैं, बहुत सिंपल से। और भैया आपको आना चाहिए, आप इसको टॉपिकल करो, थोड़े से सही हो जाएगा ये। सही, आपने टॉपिकल नहीं किए हुए इसके। तो चलो, बस अब आज की कहानी यहीं तक थी। अच्छा,